प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस से रिलेटेड कुछ चीज़ों पे और साथ में उसके जनरल कैरेक्टर, उसका क्लासिफिकेशन और इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर आने वाले सभी जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उनको भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी अगर साधारण तरीके से कहा जाए तो प्लेटिहेल्मिन्थेस का पूरा नष्ट नाबूद करने के लिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं और प्लेटिहेल्मिन्थेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन्हें भी नष्ट नाबूद करेंगे और टॉपिक को भी नष्ट नाबूद किया जाएगा। आपको बता दें कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, नीट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ में अगर जेएस, एसएससी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद तुरंत हम लोग श्रृंखला में आगे की दिशा में बढ़ जाएंगे और क्या है वो हम आपको बताते चलेंगे। तो इसके चक्कर तो यहाँ पर अगर आ जाए, पहला प्रश्न अगर आप अपने सामने देखने का प्रयास करेंगे प्लेटिहेल्मिन्थेस में तो साधारण सा प्रश्न पूछा गया है पीजीटी बायोलॉजी 2011 में और ये पूछा गया सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड। आप सब जानते हैं सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लू कहा जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें फैस्यूला हिपेटिका की तो फैस्यूला हिपेटिका को क्या कहते हैं, लीवर फ्लू कहा जाता है। और वहीं पे अगर बात करें इकाइनोकोकस को हम टेप वार्म या डग वार्म भी कहते हैं। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फीचर इज नॉट सीन इन द टर्बिलेरियन। टर्बिलेरियन में कौन सा ऐसा फीचर है जो नहीं दिखाई पड़ता है। ऑप्शन में रखा गया है राउंडेड जो है बॉडी। तो राउंडेड बॉडी किस में पाई जाती है, एस्केलमेंथेस में। तो अगर हम ये टर्बिलेरियन अगर याद कर लेंगे कि किसका है, प्लेटिहेल्मिन्थेस का है, तो बड़े इजीली हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और अपने आंसर को दे सकते हैं। कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न जो आपके सामने है, फ्लेम सेल आर एसोसिएटेड विद। फ्लेम सेल किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से संबंधित है। और किस में पाया जाता है, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं आपकी, बताइए जल्दी, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस से संबंधित। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अभी कई प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे और एक नजर डालते हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे जो हमारे एग्जाम में कई बार रिपीट किया जाता है और पूछा जाता है। आपको बता दें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लगातार अपने इस वीडियो को, अपने चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ये आपका अपना दायित्व है और ये मेरा दायित्व है कि मैं आप तक मटेरियल को पहुंचाता रहूं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका सहयोग और हमारा सहयोग मिलकर के ही किसी चीज को आगे बढ़ा सकता है। तो सहयोग की आवश्यकता है, आप सहयोग करते रहिए, आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा ये कर्तव्य है कि हम आप तक कंटेंट अच्छे पहुंचाते रहें। तो दोनों के म्यूचुअल शेयरिंग से ही कहीं ना कहीं चीजें अच्छी हो पाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज का जो टॉपिक है वो है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस यहां पे नाम में ही छुपा हुआ है। प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट। अगर हम यहां पे इसको करें, ग्रीक शब्द से लिया गया है, आप सब जानते हैं। तो प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट और अगर वहीं पे हेलमेंथ्स की बात कर दें तो हेलमेंथ मीन्स होता है वार्म। हेलमेंथ मीन्स होता है वार्म। तो वार्म मतलब हो जाता है कीड़ा, वार्म्स। अगर हिंदी में बात कर दें प्लेटिहेल्मिन्थेस का तो मतलब होता है पृष्ठाधर। पृष्ठाधर, पृष्ठाधर तरफ से क्या होते हैं, ए पृष्ठाधर तरफ से चपटे कृमि, कृमि चपटे कृमि। और इसको अगर और संधि विच्छेद कर दें तो ये हो जाता है पृष्ठ और अधर, यानी शरीर के वर्तमान पृष्ठ जो है, शरीर का जो पिछला हिस्सा है, पीठ का हिस्सा है, और जो शरीर का, एक सेकेंड, हाँ, जो शरीर का पृष्ठ का भाग है और जो अधर का भाग है, दोनों भाग से तरफ से क्या होते हैं, चपटे होते हैं, वार्म लाइक मतलब होते हैं, यानी कृमि होते हैं। ये प्लेटिहेल्मिन्थेस का मतलब हो जाता है। अब देखें यहाँ पे कई चीजों का नया डेवलपमेंट होता है जिसके लिए हमें इसको जानते हैं। सबसे पहले अगर देख लें तो न्यू डेवलपमेंट में यहाँ पे क्या आता है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रेडियल सिमेट्री, यहां पर आ जाती है द्विपार्श्वी। द्विपार्श्वी का मतलब है बाइलेटरल सिमेट्री आ गई। ये एक नया डेवलपमेंट है, बाइलेटरल सिमेट्री का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे।
यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ऑर्गेनोजेनेसिस पाई जाती है, मतलब आर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस पाई जाती है, यानी आर्गन का फॉर्मेशन होने लगता है। ये इतना ही नहीं, यानी अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाने लगता है, अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाने लगता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे एक चीज और बदलती है कि जो जर्म लेयर होती हैं, वो जर्म लेयर क्या हो जाती हैं, जर्म लेयर हो जाती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। और शुभ बात यह है कि यही 3 टॉपिक से मिलाकर के आपके कई प्रश्न पूछे गए हैं। यानी फर्स्ट ऑर्गेन दैट इन टू बायलेटरल सिमेट्री, फर्स्ट फाइलम दैट हैव ऑर्गेनोजेनेसिस, और उसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से ओरिजिन होती है। यानी तीनों के ओरिजिन की बात अगर हम कर लें, तीनों का ओरिजिन जो है यहां से पाया जाता है। इतना ही नहीं, एक और है कि अगर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करें तो सिफेलाइजेशन भी यहीं से पाया जाता है, जिसे हम लोग मुंडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफेलाइजेशन मतलब होता है मुंडीकरण, यानी मुंडीकरण सिर का डेवलपमेंट, मुंडीकरण मतलब सिर का विकास भी कहां से पाया जाता है, ये भी आपका पाया जाता है। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हैं जो प्लेटेहेलमिन्थी से संबंधित है, और यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। यानी बायलेटरल सिमेट्री पहली बार किस ऑर्गेन में पाई जाती है या किस फाइलम में पाई जाती है, ऑर्गेनोजेनेसिस कहां से डेवलपमेंट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, और उसके बाद सिफेलाइजेशन कहां से डेवलपमेंट होता है। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने स्टार्टिंग के वीडियोज में बताए हैं, संकल्प बैच में आप जाएंगे तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे। वहां पे हमने बताया था कि इसकी 3 लेयर होती हैं, एक को हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, दूसरे को एंडोडर्म, सबसे ऊपर वाली को एक्टोडर्म, और बीच वाली मेसोडर्म, और अंदर वाली को एंडोडर्म के नाम से जाना जाता है। यानी जर्म लेयर 3 लेयर से बनी होती है, उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जिसमें 2 लेयर्स बनी होती हैं उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये 3 ऐसी चीजें हैं, 4 ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने ध्यान में रखना है, और अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। अगर बात कर ले, अच्छा इसमें से ज्यादातर ऐसे हैं, यहाँ पे देखिए ऑर्गन तो पाए जाते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस होने लगती है, लेकिन डाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एक कैसे होते हैं, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, ज्यादातर कैसे होते हैं, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। और इनमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बार पूछी गई है, वो है यहाँ पे फ्लेम सेल। फ्लेम सेल को ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। तो फ्लेम सेल है, फ्लेम सेल का पाया जाना, और एक किसका लक्षण है, प्लेटेहेलमिन्थीज का लक्षण है, और एक किसका ऑर्गन है, स्क्रिटरी ऑर्गन है, स्क्रिटरी ऑर्गन है। ठीक है, ये स्क्रिटरी ऑर्गन है। फ्लेम सेल का पाया जाना क्या होता है, फ्लेम सेल क्या है, स्क्रिटरी ऑर्गन है। चूंकि इसे हम लोग क्या कहते हैं, यह परासरण नियंत्रण, ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है और उत्सर्जन अंग दोनों का काम करता है। तो ये 2 काम करता है, एक तो स्क्रिटरी ऑर्गन का काम करता है, वो दूसरे ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। तो ये भी याद रखिएगा, रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, 2 काम करता है फ्लेम सेल। और इससे इन्हें प्रोटोनेफ्रीडिया या सोलिनोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या कह सकते हैं, फ्लेम सेल को हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। और इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, दूसरे भाषा में अगर कहा जाए तो इन्हीं का तीसरा नाम होता है सोलिनोसाइट। तो इन्हें कहते हैं सोलिनोसाइट, सोलिनोसाइट कहते हैं। यानी फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रीडिया, सोलिनोसाइट, ये तीनों एक ही हैं, और इनका मुख्य काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन करना या एक्सक्रीशन करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना या एक्सक्रीशन करना, 2 काम हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये इतने, हाँ यहाँ पे एक और चीज पाई जाती है, रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे लिख देते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो रीजनरेशन कैपेसिटी का पाया जाना। ये 6-7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स आपको एकदम अपने मेमोराइज कर लेना है, याद रख लेना है, जिससे क्या होगा कि इनकी गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे। और ये एकदम फोकस वाली पॉइंट है, इस पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
अब एक एक करके जनरल कैरेक्टर हम आपको बताते चल रहे हैं, इसमें से कुछ चीजें आपकी मिलती जाएंगी, जो नहीं मिलेंगी उस पर भी हम लोग चर्चा करते जाएंगे। सबसे पहला जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि अधिकांश सदस्य अन्य जंतुओं, मुख्यतः कशेरुकियों मतलब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके शरीर में होलोनोटोकार्ड पाया जाएगा जिनके शरीर में, ठीक है, तो वे परजीवी होते हैं और रोग उत्पादक होते हैं, यानी रोग को उत्पन्न करते हैं, अतः इन्हें पैथोजेनेसिस भी कहा जाता है। तो रोग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अगर पैरासाइट हैं तो दो ही ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एक होस्ट हो सकता है, एक पैरासाइटिक हो सकता है। जो होस्ट होगा उसका नुकसान होगा, जो कि पैरासाइट का आप अगर वो बनाए होंगे इकोलॉजी वाले चैप्टर में, क्लास 12 में आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो पैरासाइट की साइन ऐसे बनती है, पैरासाइट की प्लस और माइनस, यानी एक ऑर्गेनिज्म को लाभ होगा और एक को क्या होता है, नुकसान होता है, यही होता है ना। तो एक पैरासाइट होते हैं, वर्टिब्रेट पे होते हैं, एक को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है, यानी इनको तो लाभ होगा और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये पैरासाइट होंगे उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं। मेटाजोआ के जैव विकास की अगर हम बात कर लें तो इसमें सिर का विभेदीकरण यानी डेवलपमेंट ऑफ द सिफोलाइजेशन ये फर्स्ट टाइम पाया जाता है, और सिफोलाइजेशन का पाया जाना एक प्लेटे हेलमिंथीज का एक मुख्य लक्षण होता है, यानी मुंडीकरण का पाया जाना, सिर का विकास होना यहां से शुरू हो जाता है। अन्य सदस्यों के शरीर में जो है खंडों में बटे होते हैं, लेकिन वास्तविक खंड नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि खंड इनमें पाए तो जाते हैं लेकिन निश्चित खंड नहीं होते, वास्तविक खंड नहीं होते, ठीक है। पोषकों के शरीर के भीतर या बाहर चिपके रहने से चूसक पाए जाते हैं, कंटिकाओं के रूप में आसंजक अंगों का विकास होता है, यानी यहाँ पे शकर पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, चूसक पाए जाते हैं। तो चूसक से क्या करता है, ब्लड को सक करता रहता है, तो चूसक पाया जाना यहाँ पे ब्लड को सक करता है या आपको डाइजेस्टेड फूड को सक करता है, तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। इनका शरीर चपटा होता है, ऊपर लिखा गया पृष्ठाधर चपटे क्रीम होते हैं, यानी फ्लैट हेलमिंथ है, फ्लैट वार्म है, चपटा होता है, द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, लिखा जा चुका है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 प्राथमिक स्तर के भ्रूणी स्तर पाया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं इनको, और ये द्विपार्श्व सममित के जंतु की यहाँ से प्रारंभ अवस्था मानी जाती है, यानी डिप्लोब्लास्टिक या बाइलेटरल सिमेट्री के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यहाँ से ओरिजिन होती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक के ऑर्गेनिज्म की भी यहाँ से ओरिजिन मानी जाती है। अस्पष्ट अंग और अंग तंतुओं का विकास होता है, अर्थात अंगीय स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है, ऑर्गेन, ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी यहाँ पे कह देंगे कि जो शरीर का संगठन होता है वो कैसा होता है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। आपसे एक बात हम पूछ लें, हमने पूछा था कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि प्रोटोजोआ, हमने आपको बताया है प्रोटोजोआ जो है कौन से ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, फिर हमने पढ़ा पोरीफेरा, तो आपको बताना है पोरीफेरा में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, फिर हमने पढ़ा कोलेंट्रेटा, कोलेंट्रेटा में ऑर्गेनाइजेशन कैसा पाया जाता है, ठीक है। ये 3 आपको बता रहा है, टेनोफोरा में वही होगा जो कोलेंट्रेटा में होगा, 3 आपको कमेंट करके बताना है कि प्रोटोजोआ में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, पोरीफेरा में कौन सा पाया जाता है और कोलेंट्रेटा में कौन सा पाया जाता है, जबकि प्लेटेहेलमिन्थीज में ऑर्गन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसके बाद इसमें उत्सर्जित तथा जनन अंग उपस्थित होते हैं, लेकिन कंकाल, संवहनी और इन अंगों का अभाव, पाचन तंत्र उपस्थित या अनुपस्थित होता है, किसी किसी में पाचन तंत्र पाए जाते हैं और किसी किसी में अनुपस्थित होते हैं। पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए 2 तरह के होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरह का होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट। इसमें इनकम्प्लीट पाया जाता है, इनकम्प्लीट इसलिए पाया जाता है कि इसके एक ही पोर पाए जाते हैं, एक ही छिद्र पाया जाता है, और उसे चाहे माउथ समझिए चाहे एनस समझिए, और जिसमें दोनों छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंप्लीट। तो ये इनकम्प्लीट होते हैं। परंतु फीता क्रम में पाचन तंत्र पूर्ण अनुपस्थित होता है, फीता क्रम में पाचन तंत्र एब्सेंट होता है। याद रखने की जरूरत है कि जो टेप वार्म होते हैं, फीता क्रम होते हैं, टेप वार्म में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद आगे आ जाएंगे, तंत्रिका तंत्र सीढ़ी नुमा पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र कैसा होता है,
तो तंत्रिका तंत्र जो पाया जाता है वो इसमें सीढ़ी के आकार का पाया जाता है। याद रखने वाली बात है ये भी, तंत्रिका तंत्र इसमें सीढ़ी के आकार का पाया जाता है। मैं अभी सब प्रश्न मिलवा दूंगा, लगभग सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जो मैं यहां लिख रहा हूं सब पूछे गए हैं। तंत्रिका तंत्र सीढ़ी के आकार का होता है, सीढ़ी के आकार का होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र सीढ़ी के आकार का होता है। उसके बाद जो तंत्रिका वलय और तंत्रिका अंदर रज्जुओं से बना, ठीक। उत्सर्जित तंत्र की इकाइयां विशेष प्रकार से नलिका सदृश कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग फ्लेम सेल कहते हैं। इसे प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलिनोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। देह गुहा अनुपस्थित होती है, यानी ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते, यानी देह गुहा क्या होती, एब्सेंट होती। देह गुहा एब्सेंट होती, इसलिए इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इसे कहा जाता है एसिलोमेट के नाम से भी जाना जाता है। देह भित्ति एवं अंतरांगों के बीच में ठोस ढीला सा मेसोडर्मल ऊतक भरा रहता है, जिसे पैरेन्काइमा के नाम से जाना जाता है। परजीवी जीवन के अनुकूलन, ठीक है। जनन तंत्र बहुत विकसित होता है, विकसित और द्विलिंगी, नर और मादा अलग अलग नहीं होते। अकेले इन कृमियों में शुक्राणुओं में 2 पूंछ पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन कृमियों में यानी प्लेटेहेल्मिंथीज के जो वार्म होते हैं, इनके वार्म के स्पर्म में 2 टेल पाई जाती है। 2 टेल्स आर प्रेजेंट, 2 टेल्स आर प्रेजेंट। इनमें 2 टेल पाई जाती है, 2 पूंछ पाई जाती है। और एक किसमें पाया जाता है, प्लेटेहेल्मिंथीज के जो मेंबर होते हैं, इनके स्पर्म में, पूंछ में कितनी टेल होती हैं, 2 टेल होती हैं, ये महत्वपूर्ण है। निषेचन स्वयं पर दोनों प्रकार का होता है, यानी इंटरनल निषेचन होते हैं, अत्यधिक जनन क्षमता होती है। और परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, यानी लार्वा का डेवलपमेंट या तो प्रत्यक्ष होगा या तो अप्रत्यक्ष होगा। यहाँ पे कई लार्वा पाए जाते हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं, अभी हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। इसके जीवन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन हमने पहले से लिख रखा है, रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत बेहतर होती है। आगे आ जाएं तो ये इतने कैरेक्टर थे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंतर्गत आते हैं, और ये सभी आपके एग्जाम में किसी ना किसी ईयर पूछे गए हैं। अगर हम 90 से लेकर के 2021 तक की बात करें तो एक एक करके अभी सभी प्रश्नों पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इसके वर्गीकरण पे, और यहाँ पे आपको लिखा गया था प्रोटोजोआ का आपको बताना है, पोरीफेरा का बताना है, कोलेंट्रेटा का बताना है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, किसमें, प्रोटोजोआ में, पोरीफेरा में, कोलेंट्रेटा में। तो आपको बताइए, कमेंट करके आपको बताना है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। बात कर रहे हैं वर्गीकरण की, यानी क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की, और इसी को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। अगर इसकी बात करें तो इसको हम लोग 3 क्लास में बांट दिए हैं। क्लास के नाम कौन कौन से हैं, इसके 3 क्लास हैं, टर्बिलेरिया है, ट्रिमेटोडा है और सिस्टोडा है। तो पहले की अगर बात करें तो क्लास है टर्बिलेरिया, टर्बिलेरिया। दूसरे क्लास की बात करें तो इसे कहते हैं ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा। और तीसरे क्लास की बात करें तो उसे कहते हैं सिस्टोडा। एक एक के जनरल कैरेक्टर को यहां पे लिखते चलेंगे और एक एक के बारे में समझते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टर्बिलेरिया की। टर्बिलेरिया, अब देखिए जो चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो कॉमन है सबके लिए, लेकिन उसी में से कुछ चीजें सेपरेट होती जाएंगी। जैसे सबसे पहले अधिकांश सदस्य जल में फ्री लिविंग पाए जाते हैं, कुछ बाह्य परजीवी होते हैं, यानी ये एक्टोपैरासाइट के रूप में जाना जाता है। एक्टोपैरासाइट पहला हो गया। सेकेंड पॉइंट पे आ जाए एक्टोपैरासाइट के बाद, इसमें तो रेंगने और तैरने के लिए इन पे रोमाभ पाए जाते हैं, यानी सीलिया युक्त होते हैं, तो सीलिएटेड होते हैं। आगे बढ़ जाइए, इनमें रोमाभ पाए जाते हैं। अभी मैं सबका डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं। भित्ति एपिडर्मिस की कोशिकाएं श्लेष्म का श्रावण करती हैं, जिससे रेमडाइट नामक लंबे लंबे निर्जीव कण पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, रेमडिट्स पाए जाते हैं। तो RHABDITS रेमडिट्स पाए जाते हैं।
रेमडिट्स पाए जाते हैं। क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ रेमडिट्स। और उसके बाद 4 पॉइंट की अगर बात कर लें, लंबे लंबे निर्जीव मुख द्वार प्राय सिरों से दूर अधर तल पर पाया जाता है। यानी मुख जो होते हैं, मुख द्वार तो किधर पाया जाता है, अधर तल पे पाए जाते हैं। तो मुख द्वार जो है अधर तल पर पाए जाते हैं, अधर तल पर पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 की अगर हम बात कर ले, मुख द्वार अधर तल पे पाए जाते हैं। शरीर खंडी होता है, इनके अग्र सिरे पर संवेदांग परंतु चूसक का अभाव होता है। इसमें टेंटिकल पाए जाते हैं, यानी संवेदांग पाए जाते हैं, लेकिन यहां पे एक चीज नहीं होता, चूसक मतलब शकर अनुपस्थित होता है। शुभ बात यह है कि इसमें शकर अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। चूसक अनुपस्थित होते हैं, यानी चूसकों का अभाव पाया जाता है। जनन लैंगिक मुख्यतः अलैंगिक होते हैं, अधिकांश द्विलिंगी होते हैं, पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। और इसका उदाहरण होता है कौन कौन, डुगेसिया, यहां पे लिख लीजिए, रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है डुगेसिया और प्लेनेरिया। तो डुजेसिया और दूसरा हो जाता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ये दो मेंबर हो गए किसके, आपके टर्बिलेरिया। चले ट्रिमेटोडा की बात कर लें तो इसके पहला कैरेक्टर आ जाता है ट्रिमेटोडा के। अभी सबके एक एक करके फिर से बता रहे हैं। ये पर्णकृम कहे जाते हैं, यानी फ्लूक्स कहे जाते हैं। सब परजीवी होते हैं, कुछ बाह्य परंतु कुछ अंतः परजीवी, यानी दोनों में आते हैं। इनकी शरीर पत्तीनुमा खंडी होती है। रोमाब सीलिया पाए जाते हैं, सिलिएटेड ये भी होते हैं। टेगुमेंट नाम का एक सेंसाइल तथा प्रतिरोधी मोटा स्तर पाया जाता है। तो इनके ऊपर टेगुमेंट पाया जाता है, टेगुमेंट का एक स्तर पाया जाता है। अभी बता रहे हैं क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पोषक से शरीर में ऊतकों से चिपकने के लिए चूसक और प्रायः कंटक भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे चूसक भी पाए जाते हैं और कंटक पाए जाते हैं। चूसक तथा कंटक, कंटक पाए जाते हैं, ठीक। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें, चूसक और कंटक पाए जाते हैं। वयस्क में संवेदांग प्रायः अनुपस्थित होता है। यहाँ जो संवेदांग पाए जाते थे, संवेदांग यहाँ पे पाए जाते थे और यहाँ पे क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। 4 नंबर पे बात करते हैं। 4 नंबर पे अगर आ जाए, संवेदांग अनुपस्थित होते हैं, मुख द्वार अग्र सिरे पर पाया जाता है, ठीक है। पाचन तंत्र उपस्थित होता है, यहाँ पे पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और उसके बाद 5th नंबर पे आ जाते हैं, पाचन तंत्र उपस्थित होता है, गुदा अनुपस्थित होता है, पाए जाते हैं। और गुदा जो होते हैं ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी अपूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है। अधिकांश द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। ये तो लगभग ज्यादातर होते हैं, द्विलिंगी पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद 6 नंबर पे आ जाएंगे, द्विलिंगी होते हैं। और 6 नंबर जीवन वृत्त सरल और जटिल होती है। उदाहरण इसका है पॉलीस्टोमम, पॉलीस्टोमम। और दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है आपका, फैसियोला, फैसियोला। इसी को कहते हैं यकृत फ्लूक या लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक। और उसके बाद फैसियोला के बाद आ जाता है सिस्टोसोमा। मैंने शुरुआत में यही प्रश्न बताया था, सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा को कहते हैं ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक। और उसके बाद आ जाता है आपका रुधिर का परजीवी होता है सिस्टोसोमा। क्लास नंबर 3 है हमारे सामने जो है, इसका नाम है सिस्टोडा। सिस्टोडा को फीता क्रीम कहते हैं, इसे टेप वार्म भी कहा जाता है। इसमें टेप वार्म आते हैं, टेप वार्म कहा जाता है इसमें। उसके बाद टेप वार्म की बात अगर कर लें तो इसके बाद इसमें आ जाता है, अरे टेप वार्म आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें टेप वार्म के बाद, सब अंतः परजीवी होते हैं। सभी कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। इसके बाद देखते हैं, अधिकतर कशेरुकियों के आहार नाल में पाया। अधिकांश सदस्यों में फीते के समान लंबा देह खंड पाया जाता है।
देह भित्ति पर मोटा टेगुमेंट पाया जाता है, इस पे भी टेगुमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, मोटा टेगुमेंट पाया जाता है जो कि इसकी रक्षा करता है। उसके बाद की बात करें, टेगुमेंट पाए जाते हैं, और उसके बाद अग्र सिरे पर चूसक या पोषक पाए आसंजक पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। मुख द्वार अनुपस्थित होता है क्योंकि पाचन तंत्र नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें मुख द्वार क्या होते हैं, मुख द्वार अनुपस्थित होता है और पाचन तंत्र क्या होते हैं, नहीं पाया जाता। पाचन तंत्र क्या होता है, इसमें पाचन तंत्र नहीं होता। अब देखिए कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही, नहीं पाया जाता, ठीक, पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। तो ये अपना भोजन कैसे लेता है, शरीर से डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू। ये देखिए एक पॉइंट छूट गई थी, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्ट डिफ्यूजन से भोजन को ग्रहण कर लेता है और ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, वो है आपका प्लेटेलमेंथी। और उसके बाद आ जाएंगे तो यहाँ पे शरीर में पचा पचाया भोजन तरल के रूप में प्रसरण विद द्वारा ग्रहण किया जाता है। संवेदांग अनुपस्थित होते हैं, सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो संवेदांग एब्सेंट होता है। और इसके बाद शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं अभी सेट कर रहा हूं, दिखेगा। उसके बाद प्रत्येक देह खंड में एक पूर्ण द्विलिंगी जननतंत्र पाया जाता है। जीवन वृत्त प्राय जटिल होते हैं, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म जाते हैं वो कौन है, टीनिया सोलियम। एग्जाम्पल में आ जाए तो एग्जाम्पल में टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल हो जाए टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, और इसके बाद इकाइनोकोकस, और इकाइनोकोकस के बाद अगर बात कर लें, इकाइनोकोकस के बाद तो आपका हाइमेनोलेपिस, इकाइनोकोकस, टीनिया सेजिनेटा, हाइनोलेपिस, ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। टीनिया सोलियम को कहा जाता है सुअर मांस फीता क्रीम, इसे कहते हैं सुअर मांस फीता क्रीम, टीनिया सेजिनेटा को कहा जाता है गौमांस फीता क्रीम, ठीक है। और इकाइनोकोकस को कुत्ता वार्म कहा जाता है, या इसी को कहते हैं कुत्ता फीता क्रीम, कुत्ता कहते हैं, कुत्ता या कुत्ता फीता क्रीम। और हाइमोलेप्सिस को क्या कहा जाता है, हाइमेनोलेप्सिस को कहा जाता है मनुष्य की आंत का सबसे छोटा फीता क्रीम। कौन है, हाइमेनोलेपिस है, ये मनुष्य की आंत का सबसे छोटा फीता क्रीम के नाम पे जाना जाता है, हाइमेनोलेपिस। ये थे आपके जो है पूरे क्लासिफिकेशन और इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे पूरी चर्चा हो गई। कुछ चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ रही थी, अब आपको दिखेंगे। एक बार फिर से नजर डालते हैं और यहाँ पे इनको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या दिया गया। सबसे पहले वर्गीकरण पर नजर डालें तो हमने जो है इसके जीवन विधि, देह भित्ति, रोमाभ और शरीर में पाचन तंत्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें इस 3 क्लास में बांट दिया गया। पहला क्लास है टर्बिलेरिया, दूसरा क्लास है जो आपका ट्रिमेटोडा, और तीसरा क्लास है सिस्टोडा। टर्बिलेरिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्टोपैरासाइट होते हैं, बॉडी पे सीलिया पाए जाते हैं, सिलिएटेड होते हैं। रेमडिट्स का पाया जाना यहाँ का मुख्य लक्षण है, रेमडिट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, भित्ति की एपिडर्मिस अनेक कोशिकाएं श्लेष का श्रावण करती हैं जिन्हें रेमडाइट्स कहते हैं। ये लंबे लंबे निर्जीव कण के बने होते हैं। मुख द्वार अधर तल की तरफ पाया जाता है। संवेदांग उपस्थित होता है जबकि चूसक अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। संवेदांग पाया जाता है। रीजनरेशन की कैपेसिटी खूब पाई जाती है, और एग्जाम्पल है डुजेसिया और प्लेनेरिया। वहीं पे अगर बात करें ट्रिमेटोडा की, तो ट्रिमेटोडा के बॉडी की कवरिंग, बाकी चीजें तो सेम है, एक्टो या एंडो दोनों पैरासाइट एक होता है, या तो एक्टो भी होगा और या तो एंडो भी होगा। एक्टो भी हो सकता है और इंडो भी हो सकता है, तो ये इसका अलग कैरेक्टर है। एक्टो इंडो कोई पैरासाइट हो सकता है। बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, चूंकि एंडो है तो बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए कुछ चाहिए, अगर शरीर के अंदर जाएगा तो HCl उसे डाइजेस्ट कर जाए। इसके लिए बचने के लिए क्या पाया जाता है, टेगुमेंट पाया जाता है। चूसक और कंटिकाएं पाए जाते हैं। संवेदांग अनुपस्थित होता है, ठीक है। पाचन तंत्र पाए जाते हैं लेकिन गुदा अनुपस्थित होता है, इसलिए कहते हैं अपूर्ण पाचन तंत्र का पाया जाना। ज्यादातर द्विलिंगी होते हैं। और इसके बाद इसका जो ऑर्गेनिज्म है, पॉलीस्टोमा है, फेसियोला है जिसे लीवर फ्लूक कहते हैं, और सिस्टोसोमा है जिसे ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है। एक नजर डालते हैं इधर टेप जो है सिस्टोडा में, तो इसे टेपवार्म कहा जाता है। एंडोपैरासाइट होते हैं, टोटली एंडोपैरासाइट हैं। टेगमेंट पाया जाता है बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए। मुख द्वार अनुपस्थित होता है, यानी बॉडी में फ्लूइड डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी ग्रहण करती है।
संवेदांग अनुपस्थित होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे टीनिया सोलियम जिसे हम लोग कहते हैं सुअर मांस फीता क्रीम, टीनिया सेजिनेटा गौमांस फीता क्रीम के नाम से जाना जाता है, इकाइनोकोकस को कुत्ता फीता क्रीम कहते हैं या कुत्ता फीता क्रीम कहा जाता है, जबकि हाइमेनोलेपिस को मनुष्य के आंत का सबसे छोटा फीता क्रीम के नाम से जाना जाता है। ये था आपका वर्गीकरण और ये था आपका जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका, प्लेटेहेल्मिंथीज का। तो प्लेटेहेल्मिंथीज के अगर हम बात करें क्लास की तो क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन बेसिक सा चीज छूटा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 मिनट का समय लेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा करके जाइएगा, बीच में छोड़िएगा मत। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्नों को बहुत तेजी के साथ करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बस प्रश्न आंसर उसे करेंगे और काम की चीजों का डिस्क्रिप्शन भी करते रहेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए, आप उसमें वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। एग्जाम पॉइंट अगर अभी तक नहीं परचेज किए हैं तो जरूर हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करके एग्जाम पॉइंट परचेज कर लें, आपके लिए लाभदायक होगा। सिस्टीसोमा कह रहा है कि सिस्टीसोमा, ये ना, हाँ, सिस्टोसोमा को क्या कहा जाता है, इज कॉमनली कॉल्ड। सिस्टोसोमा को कॉमनली क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं ब्लड फ्लूक। अभी आया था, सिस्टोडा का मेंबर है, तो इसे कहा जाता है ब्लड फ्लूक। ठीक, इसे क्या कहते हैं, ब्लड फ्लूक। अब इसी के साथ एक का नाम और लिख लें। अगर इसी के साथ हम लोग बात करें, अभी हम लोग वहां लिखे थे फैसियोला, तो फैसियोला को क्या कहा जाता है, फैसियोला को कहा जाता है, फैसियोला को कहते हैं लीवर फ्लूक या यकृत फ्लूक, लीवर फ्लूक या यकृत फ्लूक, बात एक ही है, यकृत फ्लूक। ठीक, और उसके बाद यहां पे एक आदमी और आया था जिसका नाम था इकाइनोकोकस, एक आया था ना इकाइनोकोकस, सिस्टोडा का इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस को क्या कहते हैं, तो इकाइनोकोकस को कहा जाता है डाग फीता क्रीम, यानी डाग फीता क्रीम, टेपवार्म या फीता क्रीम, डाग फीता क्रीम। और वहीं पे अगर बात करने किसका, टीनिया सोलिनम की, टीनिया सोलिनम और टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सोलियम को क्या कहते हैं, सुअर फीता क्रीम, और इसको क्या कहते हैं, टीनिया सेजिनेटा का गौमांस फीता क्रीम, गौमांस फीता क्रीम, गौमांस फीता क्रीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या इसी को कहते हैं, एक को कहते हैं टीनिया सोडियम को पोर्क टेपवार्म, इसी को क्या कहते हैं, पोर्क टेपवार्म, इंग्लिश में टेपवार्म, और इसी को कहते हैं जो है बीफ टेपवार्म। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, बीफ टेपवार्म। ये भी याद रखिएगा, इंग्लिश वाला भी कई बार पूछा जाता है टेपवार्म। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, सिस्टोसोमा का पूछा गया था, हम लोग पूरे को कर लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द फिनोमेना ऑफ द ऑटोटोमी। ऑटोटोमी का मतलब होता है रीजनरेशन कैपेसिटी का पाया जाना। ऑटोटोमी की अगर डिफाइन किया जाए तो ऑटोटोमी का डिफिनीशन हो जाता है कि ऑटोटोमी इज द रीजनरेशन अकर इन द प्लेन एरिया, दीज बॉडी पार्ट डिटैच आर सेपरेटेड टू हैव एबिलिटी टू जनरेट ये न्यू बॉडी। यानी ऑटोटोमी का मतलब होता है कि अपनी बॉडी से टूटे हुए हिस्से से नई बॉडी का बन जाना ऑटोटोमी कहलाता है, लेकिन यह एक स्पेशल साइट से ही होता है, हर जगह से नहीं होता। जैसे हमने बात की है लिजर्ड की, यहाँ पे है, तो इसकी हाउस वाल लिजर्ड की बात करें तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी जो टेल होती है ये आपकी सेपरेट हो जाती है। कब, डिफेंस के लिए ये अपने टेल को सेपरेट कर देता है और न्यू टेल का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी बॉडी की कुछ स्पेशल साइट्स हैं जहां से सेल डेवलप होकर के नई बॉडी का निर्माण कर लेता है। ऐसे कैपेबिलिटी को, ऐसी क्षमता को ऑटोटोमी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, Which one of the feature is not seen in the टर्बिलेरियन। टर्बिलेरियन में कौन सा फीचर नहीं पाया जाता। टर्बिलेरियन के सारे फीचर लिखे गए थे। सिलिएटेड एपिडर्मिस पाई जाती, सेकंड पार्ट में हमने लिखा था। जनरल बाइसेक्सुअल यहाँ लिखे गए थे, द्विलिंगी होते हैं, ये भी आपका पाया जाता है। राउंडेड बॉडी नहीं पाया जाता। टर्बिलेरियन किसमें है, प्लेटेहेल्मिंथेज में, यानी इनकी बॉडी कैसे होगी, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होगी, यानी अधर और पृष्ठभाग से चिपटी होगी। और उसके बाद रीजनरेशन कैपेसिटी तो पाई जाती, चूंकि डगेसिया और प्लेनेरिया तो इसी में था। आगे बढ़ जाए,
एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन, एलिमेंट्री कैनाल किसमें एब्सेंट होती यानी नहीं पाई जाती, तो आप जानते हैं सिस्टोडा, क्लास सिस्टोडा में एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती थी, एब्सेंट होती थी। बॉडी के ही हिस्से से डिफ्यूजन के थ्रू भोजन को इनटेक करता है क्लास सिस्टोडा का जो मेंबर होता है, यानी टीनिया सजनेटा, टीनिया सोलियम, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है टीनिया सजनेटा, टीनिया सोलियम, उसके बाद सिस्टोसोमा, और यहाँ पे आपका आ जाते हैं ये जो है इसमें आ जाते हैं। Cystoda is the class of the phylum Platyhelminthes, included flatworm, that is the tinea parasite of the small intestine of the human. The digested food of the small intestine in human is the chief source of the nourishment for the tapeworm, sucked throughout the general body surface by the diffusion. किसके द्वारा सक करता है? डिफ्यूजन के थ्रू भोजन को सक करता है, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है क्लास सिस्टोडा के मेंबर में, यानी इसमें टीनिया सोलियम, टीनिया सजनेटा और आपका सिस्टोसोमा आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द करेक्ट, कौन सा करेक्ट मिला हुआ है, तो टीनिया ट्रिमेटोडा यहाँ दिया गया है, ठीक है। उस टीनिया किसमें? सिस्टोडा में, और यहाँ पर लिखा गया ट्रिमेटोडा, तो गलत है। इकाइनोकोकस किसमें है? ये भी सिस्टोडा का है, लेकिन इसको भी रखा गया टर्बिलेरियन में, ये भी गलत है। सिस्टोसोमा किसमें है? ट्रिमेटोडा में है, तो सिस्टोसोमा को ह्यूमन ब्लड फ्लू इंक्लूडेड इन द क्लास ट्रिमेटोडा, ये तो ट्रिमेटोडा में, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है प्लेनेरिया, तो सिस्टोडम नहीं है, प्लेनेरिया किसमें है? तो टर्बिलेरियन में था। तो ये आपको याद रखना होगा कौन किस क्लास का मेंबर है, और ये प्रश्न पूछा गया 1998 में, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। Which of these is the characteristics of the Platyhelminthes? Platyhelminthes का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? रेडियल सिमेट्री का पाया जाना? नहीं। ट्रिप्लोब्लास्टिक? जी हाँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक की ओरिजिन यहाँ से होने लगती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक की ओरिजिन यहाँ से पाई जाती है। और उसके बाद गया है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो ये एनिलिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यहाँ का नहीं होता। आगे बढ़ जाए, फ्लेम सेल का पाया जाना द मेन स्क्रिटरी ऑर्गन ऑफ द, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज ऑप्शन में रखा गया है। एस्केलमेंथेज में रेनेट सेल पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थेज में आपका पाया जाता है फ्लेम सेल, वहीं पे नेफ्रीडिया किसमें पाया जाता है? एनिलिडा में। अगर केवर्स अंग की बात करें तो यूनियो मोलस्का में पाया जाता है, मेलपिगियन ट्यूबुल आर्थ्रोपोडा के कीट में पाए जाते हैं, और कॉक्सल ग्रंथियां क्रिस्टेशियन प्राण में पाया जाता है, और वहीं पे नेफ्रीडिया की बात करें तो केचुआ में पाया जाता है, ये भी एनिलिडा का ही मेंबर है। मेसोडर्मल टिश्यू फिल विद द स्पेस बिटवीन द वेरियस ऑर्गन ऑफ द फ्लैटवर्म, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है मेसोडर्मल सेल को पैरेन्काइमा, अभी हमने बीच में आपसे बताया था। एब्सेंस ऑफ द एनस इन द फ्लैटवर्म इज ए, फ्लैटवर्म में एनस का एब्सेंट होना यानी एनस का ना पाया जाना किसका लक्षण है? तो आप कह देंगे यह लक्षण है स्पेशलाइजेशन का, एक विशेष प्रकार का पैरासाइटिक डेवलपमेंट है, और एक इसमें पाए जाते हैं क्लास सिस्टोडा में। द टेपवार्म एब्जॉर्ब फूड थ्रू, टेपवार्म अपना भोजन कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब करता है, यानी जनरल बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करता है। फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। अगला क्वेश्चन है इन व्हिच पैरासाइट क्लास द स्नेल इज डेफिनेटली वन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ द, कह रहा कौन ऐसा है जिसमें डेफिनेटली पैरासाइट कौन होता है? वो स्नेल होती है, तो आप कहेंगे ये मेंबर है आपका ट्रिमेटोडा का मेंबर है, और इसे हम लोग फ्लूक के नाम से जानते हैं। फ्लूक आर द इंडोपैरासाइट सक ब्लड फ्रॉम द होस्ट, फैसियोला और उसके बाद सिस्टोसोमा। फैसियोला एंड सिस्टोसोमा बोथ आर द डाइजेंटिक एंडोपैरासाइट, यानी इनकी लाइफ साइकिल 2 में पूरी होती हैं। द प्राइमरी होस्ट ऑफ द फैसियोला इन द सीप, सीप में यानी भेड़ में फैसियोला का प्राइमरी होस्ट है भेड़, और दूसरा सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? स्नेल होता है, किसका? फैसियोला का। द प्राइमरी होस्ट ऑफ द सिस्टोसोमा इज मैन, सिस्टोसोमा का प्राइमरी होस्ट कौन होता है? ह्यूमन बीइंग होता है, और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? स्नेल होता है। द स्नेल इज द डेफिनेटली वन ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द क्लास ट्रिमेटोडा, इसलिए हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि अगर फैसियोला में कौन कौन है? 2 लोग हैं, इंटरमीडिएट में सीप है, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो स्नेल है, और इसमें इंटरमीडिएट में मैन है, और जो फाइनली जो है वो कौन है? आपका स्नेल है। तो ट्रिमेटोडा का जो मेंबर होता है वो स्नेल का पैरासाइटिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट छोड़ देते हैं। फ्लेम सेल फिर पूछा गया, फ्लेम सेल 5 बार पूछा जा चुका, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन बता दिए, 1 क्वेश्चन अभी आ गया और मिलेगा। द रीजन फॉर द मेसली पोर्क फ्लैश इज द, सुअर के मांस से खसरा रोग के होने का कारण क्या होता? तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ द सिस्टी सर्कस लार्वा, वहां पे सिस्टी सर्कस लार्वा के पाए जाने के कारण होता।
अगला है हमारा फैसियोला और टीनिया से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। द फंक्शन ऑफ द लॉरर्स कैनाल इन द फैसियोला, लॉरर्स कैनाल का फंक्शन क्या होता है? तो लॉरर्स कैनाल का फंक्शन होता है एक्ट एज द कपुलेटरी ऑर्गन। लॉरर्स कैनाल किसका काम करते हैं? कपुलेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। हमने बताया नहीं था, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। टीनिया टेक फूड थ्रू, टीनिया कहाँ से भोजन लेता है? तो हो गया वही अपने बॉडी सरफेस से लेता है। द फंक्शन ऑफ द लॉरर्स कैनाल कई बार पूछा जाएगा ये अभी। एक्ट एज द कपुलेटरी प्रोसेस, किसका काम करता है? कपुलेटरी प्रोसेस का काम करता है। व्हिच लार्वा स्टेज एब्सेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द शिस्टोसोमा, शिस्टोसोमा के जीवन में कौन सी लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है? तो रेडियल लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। Which of these is the not the larva fasciola, कौन ऐसा है जो फैसियोला हिपेटिका का लार्वा नहीं होता? हेक्साकैंथ लार्वा, यह फैसियोला हिपेटिका का लार्वा नहीं है। से सभी लार्वा स्पोरोसिस्ट, रेडिया, मेरासीडियम फैसियोला हिपेटिका के लार्वा होते हैं। फैसियोला हिपेटिका को लिवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान से सुनते जाइए। यह संघ प्लेटेहेल्मिन्थीज के ट्रिमेटोडा क्लास का मेंबर होता है। फैसियोला एक परजीवी है, यह अपना भोजन भेड़ और स्नेल में पूरा करता है। फैसियोला की प्रथम लार्वा अवस्था मेरिसीडियम, याद रखिएगा। फैसियोला की प्रथम लार्वा अवस्था मेरिसीडियम लार्वा अवस्था कहलाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह 8 घंटे के लिए होता है। स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया तथा मेटा सर्केरिया फैसियोला की अन्य लार्वा अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया तथा ये सभी फैसियोला की लार्वा अवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। टीनिया सेजनेटा और टीनिया सोलियम को डिफ्रेंशिएट किया गया है। टीनिया सेजनेटा का सामान्य नाम जो होता है, टीनिया सेजनेटा को हम कहते हैं बीफ टेपवर्म, और टीनिया सोलियम को कहा जाता है पोर्क टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। टीनिया सोलियम की अगर बात करें तो ये मानव का पैरासाइट होता है, जबकि टीनिया सेजनेटा भी मानव में पैरासाइट होता है। इंटरमीडिएट होस्ट, टीनिया सोलियम का जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो सुअर होता है, और जो इंटरमीडिएट सेजनेटा का वो गाय या मवेशी होती है, भैंसी। रोग क्या होता है? इसे टीनियसिस होता है या सिस्टोसर कोकिस नामक रोग हो जाता है टीनिया सोलियम से, और टीनिया सेजनेटा से केवल टीनियसिस नामक रोग होता है। टीनिया अपना भोजन, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू लेता है, ठीक है। ब्लैडर वार्म लार्वा इज द लार्वा ऑफ, ब्लैडर वार्म लार्वा किसका होता है? तो ब्लैडर वार्म लार्वा जो होते हैं वो टीनिया के लार्वा को ब्लैडर वार्म लार्वा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे दिया गया है मेलिस ग्लैंड। मेलिस ग्लैंड किस में पाई जाती है? तो यूनिसेलुलर ग्लैंड है, और मेलिस ग्लैंड सिक्रेट लुब्रिकेंट मटेरियल विद द लुब्रिकेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द एग यूट्रस एंड द हार्डनेस ऑफ द एग एंड आल्सो एक्टिवेटेड टू द स्पर्म। ऑस्मोट्रॉपी कल हम आपको पढ़ा रहे थे तो उस समय फिर दिमाग से उतर गया। JSSC का PhD का बैच था तो वहां पे ऑस्मोट्रॉपी आया था। ऑस्मोट्रॉपी का मतलब होता है, ऑस्मोट्रॉपी द प्रोसेस टेकिंग फूड फ्रॉम द होस्ट थ्रू द डिफ्यूजन मेथड। कह रहा कि अपने होस्ट से भोजन को डिफ्यूजन के थ्रू गेट करने का तरीका जो होता है, प्राप्त करने का तरीका होता है, उसी को ऑस्मोट्रॉपी कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? तो टीनिया में पाया जाता है। एपोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ, एपोलाइसिस किसे कहते हैं? एपोलाइसिस का मतलब सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लाटिस फ्रॉम द मेन बॉडी, ग्रेविड प्रोग्लाटिस का मेन बॉडी से सेपरेट होना एपोलाइसिस कहलाता है। और उसके बाद लार्वा का सीक्वेंस दिया गया, मेरिसीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया और मेटा सर्केरिया लार्वा, ये इसका सीक्वेंस होता है। ब्लैडर वार्म लार्वा किसका है? तो आप कहेंगे टीनिया का लार्वा होता है। और उसके बाद द टर्म एस्टिबुलम इज एसोसिएटेड विद, एस्टिबुलम किससे एसोसिएटेड है? दोनों से, ये है पेल्विक गर्टिल से और फैसियोला हेपेटिका दोनों से संबंधित है। ब्लैडर वार्म लार्वा कई बार, और मेहलिस ग्लैंड इन द लीवर फ्लूक हेल्प इन, मेहलिस ग्लैंड किसका काम करती है? रिप्रोडक्शन में मदद करती है। और उसके बाद एपोलाइसिस क्या होता है? सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लाटिस फ्रॉम द बॉडी। द रीजन फॉर द मेस्टिपोर्कफ्लेसिस, कह रहा है मेस्टिपोर्क जो रोग हो जाता है टीनियसिस वो किसके कारण होता है? तो मेस्टिपोर्क में क्या होता है? तो आप कहेंगे मेस्टिपोर्क में होता है आपका सिस्टिसर्कस लार्वा, ठीक। मेहलिस ग्लैंड तो वही हो जाएगा आपका, मेहलिस ग्लैंड फैसियोला में पाया जाता है। हेक्साकैंथ लार्वा फिर रिपीट हो रहा है, टीनिया सोलियम में पाया जाता है। एलोजेंसिस, नया शब्द आया है, एलोजेंसिस इज द टाइप ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड फाउंड इन, तो ये पाया जाता है लीवर फ्लूक यानी फैसियोला हेपेटिका। नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी पोर इन द फैसियोला, फैसियोला में एक्सक्रीटरी पोर कितने होते हैं? तो आप कहेंगे एक्सक्रीटरी पोर यहाँ पे पाए जाते हैं 1 पाए जाते हैं।
एलोजेंसिस वही फिर रिपीट हो रहा है, किस में पाया जाता है? फैसियोला में पाया जाता है। ऑस्मोट्रॉपी मतलब हो गया भोजन का प्रसरण विद द्वारा शरीर के अंदर ग्रहण करना, ऑस्मोट्रॉपी कहलाता है। जीआईसी 2015 में पूछा गया था और 95 में पूछा गया था, 20 साल बाद यह प्रश्न रिपीट हुआ। फ्री स्विमिंग सिलेटेड लार्वा स्टेज ऑफ द लिवर फ्लूक, फ्री स्विमिंग सिलेटेड लार्वा जो लिवर फ्लूक का पाया जाता है उसे कहते हैं मेरेसीडियम लार्वा। और स्टेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लिवर फ्लूक व्हिच इन्फेक्टेड द प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करने वाला मेटासर्केरिया लार्वा कहलाता है। द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द फैसियोला हिपेटिका, फैसियोला हिपेटिका का इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है? तो आप कहेंगे इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है फैसियोला हिपेटिका का वह स्नेल होता है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट, किसमें एनस नहीं पाया जाता है? तो आप कहेंगे प्लेटवार्म में एनस नहीं पाया जाता है। हेक्साकैंथ कई बार हो चुका। और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें नहीं पाया जाता? तो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज में नहीं पाया जाता। एपोलाइसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एपोलाइसिस क्या है? वही सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लैटिस फ्रॉम द मेन बॉडी पार्ट्स। ऑस्मोट्रॉपी वही डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन। और उसका डिटैचमेंट ऑफ द ग्रेविड प्रोग्लैटिस, इसे क्या कहते हैं? एपोलाइसिस कहते हैं। द एडल्ट वार्म ऑफ द नरिशमेंट फ्रॉम, एडल्ट वार्म नरिशमेंट कहाँ से प्राप्त करता है? तो प्राप्त करता है एब्जॉर्बिंग द होस्ट डाइजेस्टेड फूड थ्रू द बॉडी सरफेस। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द एनस एब्सेंट, किसमें एनस नहीं पाया जाता? फ्लैट वार्म में नहीं पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट इंक्लूड्स ऑल द हर्माफ्रोडाइट्स एनिमल, कह रहा कौन सा ऐसा सेट रखा गया जिसमें सभी हर्माफ्रोडाइट हैं? तो यहाँ पे लीच है, हाइड्रा है और कौन है? यहाँ पे टेपवार्म है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जो टॉपिक था उसको भी हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अभी तक अगर आपने एग्जाम पॉइंट नहीं परचेज किया तो जरूर परचेज करिए, आपके लिए बहुत लाभदायक है। जो प्रैक्टिस पेपर है प्रीवियस ईयर वो आप सबको एग्जाम पॉइंट में रखे गए हैं, अलग से कराए जाएंगे। हम टॉपिक के साथ इसलिए ऐड कर देते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि टॉपिक में बहुत बेसिक लेवल को हम लेके चल रहे हैं, तब भी आपके क्वेश्चन का 90% मिल जा रहा है। जो हम 10% के लिए इधर उधर भागते रहते हैं ना, उस 10% को बचाने का ही तरीका है कि हम 90% पे अगर वर्क कर लें तो 10% ऑलरेडी हमारा सही हो जाता है। बस थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की आवश्यकता होगी तो हम बड़े आराम से सेपरेट करके टिक लगा सकते हैं। क्योंकि हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट नहीं हैं, हमने अपने कोर्स को अच्छी तरह से पढ़ा है, हम पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, तो इजीली हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, अंडरस्टूड करके हम अपने आंसर पे जा सकते हैं। क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं, टीचटी पीएचडी की बात कर रहे हैं। एलटीजीआईसी में माइनस मार्किंग होती है, वहां के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। बहरहाल अभी आपको 90% पे फोकस करना है, बाकी 10% जो रिमेनिंग बचते हैं उन्हें भी एक एक टॉपिक में हम लोग कवर कर लेंगे जो आपके महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों को भी शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।